Hello and welcome my dear student on calculus channel. I see you were waiting for me a long time, so your wait is over. तो बेटे आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं वेक्टर का वन शॉट, जो आपको काफी लंबे समय से जिसका इंतजार था वेक्टर की क्लासेस का। तो आज अपन सुपर वन शॉट लेकर आपके लिए आपके सामने आ गए हैं, तो सब बच्चे रेडी रहें। ठीक है मेरे भाई, तो सुपर वन शॉट में आज पूरे वेक्टर को अपन बहुत आसानी से कवर करने वाले हैं। वेक्टर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, सबको बहुत चिंदित तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से अपन आज की इस क्लास में कवर कर लेंगे पूरे वेक्टर को। आज के बाद आपको वेक्टर में कोई समस्या नहीं रहेगी कि क्या कंडीशन है, किस टाइप के यानी कि सदिश होते हैं, सदिश में आपको क्या क्या करना है। तो ये आपके यानी कि एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 10 है, जिसको आज इस क्लास में अपन क्या करने वाले हैं मेरे भाई, कवर करने वाले हैं। तो आइए फटाफट बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में जो अपन यानी कि वेक्टर से रिलेटेड जो चीजें पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, वो किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं, आइए तो मैं बता देता हूं आपको कि आज की इस क्लास में अपन पूरे वेक्टर में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अपन मेरे भाई पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। एक वेक्टर होता क्या है, एक सदिश होता क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में यानी कि विजुअलाइजेशन करेंगे आज। इस बात को समझेंगे कि एक सदिश जो होता है वो आपका क्या कंडीशन का होता है। इसके बाद जो यानी कि इंपोर्टेंट पार्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स कि एक सदिश के क्या क्या प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के बारे में थोड़ा सा यानी कि डिटेल से मैं आपको आज की इस क्लास में बताने जा रहा हूं मेरे भाई। इसके बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या आता है? सेक्शन फॉर्मूला। तो यानी कि सेक्शन फॉर्मूला खंड सूत्र जिसको आप बोलते हो, तो सेक्शन फॉर्मूला में दो फॉर्मूले पढ़ोगे आप। एक तो यानी कि अंत विभाजन और एक बाह्य विभाजन। एक तो एक्सटर्नली यानी कि इंटरसेक्ट करता हो और एक इंटरनली इंटरसेक्ट करता हो कोई यानी कि बिंदु, कोई भी रेखाखंड को, तो उसका अंत विभाजन और बाह्य विभाजन, इंटरनली सेक्शन और एक्सटर्नली सेक्शन। तो ये दो अपन पढ़ेंगे आज की क्लास के सेक्शन फॉर्मूले। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो सदिशों का सदिश, यानी कि दो सदिशों कैसे किया जाता है मेरे भाई। तो उसके दो यानी कि पर्टिकुलर केसेस पढ़ेंगे अपन। स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, कि इसको यानी कि अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल भी कहते हैं। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, डॉट गुणनफल भी कहते हैं, दो सदिशों का सदिश गुणनफल से क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ बेसिक चीजें बहुत सारे इस वेक्टर में छोटी चीजें मैं आप लोगों को यानी कि बताने जाऊंगा आज की इस क्लास में। तो यानी कि वेक्टर और प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ यानी कि आपके ऑब्जर्वेशन होंगे, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके ऑब्जर्वेशन होंगे। और इसमें यानी कि एक चीज और अपन यानी कि कवर करेंगे। वैसे तो था तो टॉपिक किसका 3D का, बट यहाँ कुछ क्वेश्चनों के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो वो है आपका डीआर और डीसी। क्या है मेरे भाई? डीआर एंड डीसी कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, यानी कि आपके रेखा के दिक अनुपात और रेखा की दिक कोसाइन या दिक कोज्या। तो कुछ ऐसा आज की इस क्लास में अपन यानी कि कंप्लीट क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं बिना विलंब किए हुए कि कैसे यानी कि एक वेक्टर, किस कंडीशन को यानी कि वेक्टर कहा जाता है, कि एक वेक्टर होता क्या है। इस बात के लिए अपन सबसे पहले चेक करते हैं इंट्रोडक्शन। तो ध्यान से समझना, बहुत छोटी छोटी, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो मान लीजिए कल को ये कोई लाइन है, रेखा कोई एल है। अब इस रेखा एल पर यदि कोई दो पॉइंट अपन डिफाइन कर दे कि सर ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई पॉइंट क्या है, बी, और इसको अपन ने बोल दिया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, और यानी कि इसकी दिशा ए से बी है, तो यानी कि ये इसका प्रारंभिक बिंदु हो, ये इसका क्या हो, अंतिम बिंदु हो। तो यानी कि ए से बी की और ये क्या कहलाता है, एक सदिश। ध्यान से समझना कि कोई रेखा एल थी, इस पर अपन ने कितने पॉइंट फिक्स किए, दो। तो एक तो इनिशियल पॉइंट हो गया, एक यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एक तो आपका प्रारंभिक बिंदु हो गया, एक अंतिम बिंदु। ऐसे अगर आप दो पॉइंट ले और उसकी डायरेक्शन ए से किसकी ओर दिखा दी, बी की ओर, यानी कि ये किसकी ओर दिष्ट है मेरे भाई, ए से बी की ओर दिष्ट है, तब इसे कहा जाएगा ए बी वेक्टर। क्या कहा जाएगा, ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर को जनरली किससे डिफाइन करते हैं, स्मॉल ए वेक्टर से।
तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो ये सदिश है वो हुआ क्या कि सर कि कोई भी यानी कि अगर आप उसको वेक्टर डिफाइन कर रहे हो, क्या डिफाइन कर रहे हो मेरे भाई, वेक्टर डिफाइन कर रहे हो, तो वेक्टर डिफाइन करने के लिए खास बात क्या होगी कि सर उसमें डायरेक्शन का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, डायरेक्शन का। तो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट बी और इसकी डायरेक्शन इससे बी है, तो इसे कहा जाता है ए बी वेक्टर। जनरली इसे क्या भी नाम देते हैं, ए वेक्टर। अब यहां से यहां तक की यानी कि ए से बी तक की जो दूरी होती है ना, डिस्टेंस जो होती है, उसको वेक्टर में परिमाण कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, परिमाण, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो जो ए से बी के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं, सदिश का परिमाण। और उसे कैसे डिफाइन करते हैं मेरे भाई, मैग्नीट्यूड ए वी लिख दो या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिख दो। तो पता चल गया कि आपकी क्या कंडीशन होती है वेक्टर। सर वेक्टर के लिए परिमाण के साथ साथ का भी होना आवश्यक है, दिशा का भी होना आवश्यक है। अब मान लीजिए कल को कोई रेखा एल की अपन ने कल्पना कर ली, जिस पर कोई पॉइंट ए जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई पॉइंट बी जिसका अंतिम पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन किसकी ओर दिशा है, ए से बी की ओर। तो ऐसे इसे क्या कहा जाएगा सर, ए बी वेक्टर कहा जाएगा, ए बी सदिश कहा जाएगा। और इन जनरली ए बी वेक्टर को किससे डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर से। और जो स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसे सदिश का क्या कहते हैं मेरे भाई, मैग्नीट्यूड कहते हैं, सदिश का परिमाण कहते हैं। और सदिश के परिमाण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर। अब देखना मैग्नीट्यूड यानी कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। फॉर इजी कि मान लीजिए कल को आपको कोई ए वेक्टर मिला, आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, और आपसे कहा इसका परिमाण डिफाइन करो। क्या डिफाइन करो, परिमाण। तो यानी कि कल को ए वेक्टर यदि आपको मिले, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर किस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है, रूट में आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप किसी का क्या निकाल सकते हो मेरे भाई, मैग्नीट्यूड डिफाइन कर सकते हो, परिमाण डिफाइन कर सकते हो। तो अगर कल को एग्जांपल की फॉर्म पर ये कोई क्वेश्चन मिल जाएगी, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप आपको दे रखा है, तो इसका परिमाण, तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे सर, आई कैप का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो ऑलवेज क्या है, वन, वन का स्क्वायर किया तो वन, प्लस सर जे का कोएफिशिएंट मुझे -2 नजर आ रहा है, तो -2 का होल स्क्वायर कर दिया। के का कोएफिशिएंट कुछ नजर नहीं आ रहा, तो कितना है मेरे भाई, 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट में क्या होगा, 1, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 1, तो अंडर रूट कितना हो गया, 6 हो गया मेरे भाई। तो ये कहलाता है आपका क्या, सदिश का परिमाण। और इस तरीके से आप किसी का क्या निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था एक वेक्टर के बारे में कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर के लिए क्या होगा मेरे भाई कि सर मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसका होना आवश्यक है, डायरेक्शन का होना आवश्यक है, यानी कि परिमाण के साथ साथ क्या भी होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए। कैसा यानी कि दिखता है एक सदिश, तो इस तरीके का आपका क्या दिख जाता है मेरे भाई, वेक्टर दिख जाता है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आपका आता है वो आता है मेरे भाई टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में। तो देखना मेरे भाई, टाइप ऑफ वेक्टर, तो क्या होता है टाइप ऑफ वेक्टर में, क्या क्या प्रकार हैं। तो अगर अपन चर्चा करें तो जीरो वेक्टर क्या होता है मेरे भाई, जीरो वेक्टर क्या होता है कि वह सदिश यानी कि शून्य सदिश बोलते हैं। शून्य सदिश का मतलब यही है कि कोई वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और यानी कि इनिशियल पॉइंट, अंतिम पॉइंट एक ही पॉइंट हो। तो मान लीजिए ये मैंने लिखा, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, अंतिम पॉइंट भी यही है, यानी कि स्टार्टिंग और अंतिम पॉइंट जो हैं वो एक दूसरे के क्या हो, संपाती हो, एक दूसरे के ऊपर हो। तो वो सदिश जो होगा वो आपका कैसा सदिश होगा मेरे भाई, जीरो सदिश होगा, शून्य सदिश होगा। और यानी कि शून्य सदिश को जनरली किससे डिफाइन करते हैं मेरे भाई, जीरो वेक्टर। किससे डिफाइन करते हैं, जीरो वेक्टर। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पूरे वेक्टर में यानी कि बहुत कमाल की चीज है, वो है आपका यानी कि मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर।
क्या है मेरे भाई? यूनिट वेक्टर। मात्रक सदिश भी इसको बोल देते हैं, एकांक सदिश भी इसको बोल देते हैं, और इकाई सदिश भी इसे बोल देते हैं। तो ये सारे ही नाम है यूनिट वेक्टर के। तो एक यूनिट वेक्टर होता क्या है, इस बात को समझना मेरे भाई। तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है कि कल को मान लीजिए कोई वेक्टर ए वेक्टर है, तो इसका जो मात्रक सदिश होगा, क्या होगा मेरे भाई? मात्रक सदिश जो होगा वो क्या होगा? ए कैप। और ए कैप डिफाइन करने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। अगर हिंदी में कहें तो सदिश बटे सदिश का क्या होना चाहिए मेरे भाई? परिमाण। सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो इस सहायता से आप क्या निकालोगे? मात्रक सदिश। और पूरे यानी कि आपको किसमें? वेक्टर में मात्रक सदिश आना ही आना चाहिए। तो मात्रक सदिश पहले तो मैं डेफिनेशन बता दूं आप कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 यूनिट हो। कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो मेरे भाई? 1 यूनिट हो, जिसका यानी कि परिमाण 1 इकाई हो। परिमाण कितना होना चाहिए? 1 इकाई होना चाहिए। तो वो फिर आपका क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर। मात्रक सदिश आ गया कि क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए? 1 हो जाए। वेरी गुड बेटे। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन किया जाता है सर? ए कैप से। उसको ज्ञात कैसे किया जाता है सर? ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यानी कि सदिश लिखो और सदिश के परिमाण का क्या दे दो मेरे भाई? भाग। फॉर इजी कि कल को मान लीजिए कोई बी वेक्टर आपको मिल गया या आर वेक्टर आपको मिल गया, -2 से 2 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, ये आपको मिल गया। और आपसे कहा इसका मात्रक सदिश बताओ, यूनिट वेक्टर बताओ। तो मात्रक सदिश आर का क्या होगा मेरे भाई? आर कैप होगा, और जिसे लिखा जाएगा सदिश बटे सदिश का परिमाण, यानी कि आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर जो भी है सर चमका दो, 2i कैप प्लस जे कैप -2 के कैप डिवाइड बाई अंडर रूट में। मैंने अभी दिखाया था आपको परिमाण मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का। तो क्या था मेरे भाई? एक बार फटाफट आप बता दें सर। आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर और के कैप के गुणांक का स्क्वायर। जो भी आई जे के कोफिशिएंट है उनके कोफिशिएंटों का स्क्वायर करके प्लस करके स्क्वायर रूट बना दो। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो सर 4 होगा, 1 का करेंगे तो सर 1 होगा, -2 का फिर करेंगे तो कितना होगा? 4। तो सर आर कैप इक्वल टू -2i कैप प्लस जे कैप -2 के कैप डिवाइड बाई 4 4 8 1 9 9 का वर्गमूल कितना निकला मेरे भाई? 3। या तो आप इतना छोड़ दो, अगर इतना नहीं छोड़ते हो और इसको आगे बढ़ाते हो तो आर कैप इक्वल टू अलग अलग भाग दोगे तो -2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप -2/3 क्या हो जाएगा? के कैप। तो फाइनली इस तरीके से आप किसी का क्या निकाल सकते हो? मात्रक सदिश। तो ये सेकंड टाइप हो गया यूनिट वेक्टर। इसके बाद जो थर्ड टाइप आता है मेरे भाई, वो आता है आपका सह आदिम को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर से बोला जाता है सह आदिम। क्या बोला जाता है? सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश की क्या खास बात होती है कि वे सदिश जिनका यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? एक ही हो। जो एक ही पॉइंट से जितने भी सदिश आपके जाएं वो सह आदिम सदिश। कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है, इससे एक वेक्टर ए चला गया, इससे एक वेक्टर बी चला गया, इसी पॉइंट से एक वेक्टर सी चला गया, इसी पॉइंट से एक वेक्टर कौन चला गया? डी वेक्टर। यानी कि इन सभी पॉइंटों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है जहां से ये सारे सदिश निकलते हैं। तो ये चारों के चारों सदिश ही आपके कैसे सदिश कहलाएंगे मेरे भाई? को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे, सह आदिम सदिश कहलाएंगे। तो ये बेसिक बेसिक सा यानी कि आपको पता होना चाहिए। फॉर इजी आपको एक एग्जांपल मिल जाए कि आपको कह दिया ये ए वेक्टर है आपका,
ये बी वेक्टर है आपका, ये सी वेक्टर है आपका, और ये डी वेक्टर है आपका। तो ऐसे आपको यानी कि 4 सदिश दे दी, और इन जनरली आपसे पूछा कि इसको इनिशियल वेक्टर बताओ। क्या बताओ मेरे भाई, को इनिशियल वेक्टर बताओ कि को इनिशियल वेक्टर क्या है सह-आदिम सदिश। सह-आदिम सदिश के लिए मैंने क्या कहा कि वो पॉइंट ढूंढो जहां से यानी कि 2 या अधिक सदिश जाते हो। तो सर अगर मैं यहां देखूं तो कोई जा ही नहीं रहा, यहां से मैं देखूं तो एक ही जा रहा है। अगर मैंने इस पॉइंट को देखा तो इस पॉइंट से सर ए वेक्टर भी जा रहा है और बी वेक्टर भी। तो को इनिशियल आपके कौन हो गए सर, एक तो ए वेक्टर हो गया और एक कौन हो गया मेरे भाई, बी वेक्टर। ये कहानी होती है को इनिशियल वेक्टर। इसके बाद आपका आता है मेरे भाई कोलिनियर। क्या आता है, कोलिनियर वेक्टर। संरेख सदिश। तो संरेख सदिश की काफी सारी कंडीशन। संरेख सदिश क्या होना चाहिए, कोई 2 या अधिक सदिश एक लाइन के पैरेलल होने चाहिए, रेखा की क्या हो, समांतर। यानी कि कल को सर ये ए वेक्टर हो मेरा और ये बी वेक्टर हो तो क्या ये यानी कि मेरे संरेख है, बिल्कुल। संरेख के लिए केवल और केवल क्या होना चाहिए, वो पैरेलल समांतर होना चाहिए। अब वो मैग्नीट्यूड में अलग है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, या डायरेक्शन में अलग है, उससे कोई लेना देना नहीं। बट एक लाइन के क्या होने चाहिए मेरे भाई, पैरेलल होने चाहिए। वो ऑलवेज आपके क्या कहलाएंगे, यानी कि कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे, संरेख सदिश। अब संरेख सदिश में एक कहानी और है कि कोई सदिश ए वेक्टर है और कोई सदिश बी वेक्टर, यानी कि वेक्टर फॉर्म में आपको दे दिया और आपसे कहा कि चेक करो क्या ये कोलिनियर है क्या। तो उसके लिए या तो क्या होगा कि ए वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा क्या होना चाहिए, बी वेक्टर, या बी वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए, लैम्बडा ए वेक्टर। इन दोनों स्थितियों में ही वो कैसे सदिश कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं मेरे, संरेख सदिश कहलाते हैं। तो ध्यान से समझना, संरेख का डेफिनेशन तो क्या होता है कि सर एक लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, कोलिनियर। अब उनका मैग्नीट्यूड बराबर है नहीं है, कोई लेना दे, जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड बराबर हो, जरूरी नहीं कि डायरेक्शन से, बट एक लाइन के क्या होने चाहिए मेरे भाई, पैरेलल होने चाहिए। ऐसी स्थिति ऑलवेज क्या ही कहलाएंगे आपके, कोलिनियर। बट मैथमेटिकल फॉर्म आपको दे दे कल को, कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर का मतलब है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर या बी वेक्टर लैम्बडा ए वेक्टर। एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कराना चाहूंगा कि वास्तविकता यानी कि कोलिनियर की है। अपन ने माना लेट ए वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप। और ऐसे मान लो ए वेक्टर को तो अपन ने मान लिया a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, और बी वेक्टर को मान लिया b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये है, तो ये दोनों कोलिनियर होने का प्रतिबंध क्या है, कंडीशन सर ए वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा क्या हो, बी वेक्टर। तो अब देखो ए वेक्टर क्या है आपके पास सर, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। बी लैम्बडा से गुणा करोगे तो लैम्बडा b1 i कैप, लैम्बडा b2 j कैप, लैम्बडा b3 k कैप। ये अभी यानी कि एक सदिश को अधिश से गुणा वाला काम है कि आई कैप जे के कैप के साथ अपन क्या कर ले, मल्टीप्लाई। अब अगर दो सदिश आपस में बराबर हैं तो उनके आई जे के गुणांक भी बराबर होंगे। तो a1 इक्वल टू लैम्बडा b1, तो यहां से यदि मैं लैम्बडा निकालू a1 बाई क्या हो गया b, ऐसे ही a2 इक्वल टू लैम्बडा b2, यहां से भी मैं लैम्बडा निकालू तो a2 बाई क्या हो गया b, ऐसे ही a3 इक्वल टू लैम्बडा b3, तो यहां से भी मैं लैम्बडा निकालू तो a3 बाई b3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्बडा की वैल्यू सभी बराबर हैं, तो आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई कि सर हम लिख सकते हैं a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3। तो यानी कि यदि उन सदिशों के जो भी आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट हैं और उन कोफिशिएंटों का जो अनुपात है
कैसा रहे मेरे भाई, समान रहे, तो ऐसी स्थिति में भी अपन कह सकते हैं अपने जो सदिश हैं वो कैसे हैं, संरेख है। बाकी डायरेक्ट ही यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर दिखे या बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर दिखे तो इसका मतलब संरेख है। बट प्रोसीजर क्या होता है कि उनके जो भी कोफिशिएंट है आई कैप जे कैप के कैप के, उनके अनुपातों का अनुपात यदि सेम आता है तीनों का, तो फिर अपन कह पाएंगे कि अपने जो भी वेक्टर हैं, जो भी वेक्टर अपन को गिवन है वो ऑलवेज कैसा है, कोलिनियर है। तो ये हो गई अगली कहानी किसकी, कोलिनियर। अब इसके बाद आता है इक्वल वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर ही चल रहा है मेरे भाई ये इक्वल वेक्टर। तो यानी कि समान सदिश का मतलब क्या होता है कि दो सदिश समान तभी होते हैं जब उनकी डायरेक्शन के साथ साथ उनका परिमाण भी कैसा होना चाहिए, समान। कि फॉर इजी ये कोई आपका ए वेक्टर है और ये आपका कोई क्या है, बी वेक्टर। तो यानी कि क्या हो कि इनकी डायरेक्शन भी सेम हो, ए के डायरेक्शन में, और इनका मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी होना चाहिए। दिशा के साथ साथ परिमाण भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो ही वो यानी कि इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। तभी अपन कह पाएंगे कि ए वेक्टर इक्वल टू क्या है मेरा, बी वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू क्या है मेरा, बी वेक्टर। ठीक है, तो ही अपन क्या कहेंगे, इन सदिशों को समान सदिश कहेंगे जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो मेरे भाई, सेम हो, तो ही दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं। अब अगर दो सदिश समान सदिश हैं, अगर दो सदिश कैसे हैं, समान सदिश, तो आई कैप के बराबर, जे कैप के बराबर, के कैप के बराबर। फॉर इजी कि आपको ए वेक्टर इक्वल टू दे दिया ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, और एक आपको आर वेक्टर इक्वल टू दे दिया ए डैश आई कैप, बी मान लेते हैं, प्लस बी डैश जे कैप प्लस सी डैश के कैप, और आपसे कहा ए वेक्टर बराबर है किसके मेरे भाई, बी वेक्टर के। तो इसका मतलब क्या है, ए बराबर क्या है, ए डैश, बी बराबर क्या है, बी डैश, और सी बराबर क्या है। जब दो सदिश समान हैं तो उनके आई कैप जे कैप के कैप के जो भी कोफिशिएंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कई बार सवालों में आपसे एक्स जेड की वैल्यू पूछता है तो वहां ये चीजें काम में। तो इक्वल का क्या, सर डायरेक्शन के साथ साथ उनका मैग्नीट्यूड कैसा होना, सेम होना चाहिए, तो ही अपन कहेंगे कि वो दोनों कैसे हैं, इक्वल। और लास्ट जो टाइप है वो है आपका नेगेटिव वेक्टर। क्या है, नेगेटिव वेक्टर। तो यानी कि ऋणात्मक क्या होता है कि जिसका परिमाण समान हो बट दिशाएं कैसी हो, अलग अलग हो। दो सदिश मैग्नीट्यूड तो समान हो बट डायरेक्शन कैसी हो, अलग अलग। ये आपका कोई ए वेक्टर और ये आपका कोई बी वेक्टर, तो ये दोनों सदिश एक दूसरे के कैसे सदिश, ऋणात्मक सदिश। कैसे है मेरे भाई, ऋणात्मक। तो ये तो था आपका बेटे बेसिक टाइप ऑफ वेक्टर, जिसमें यानी कि सबसे था यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश, जो आपको हर बार काम में आने वाला है सवालों में। ठीक है, अब इसके बाद यानी कि कंडीशन पढ़ते हैं कि सम ऑफ वेक्टर और डिफरेंस ऑफ वेक्टर। तो देखना मेरे भाई कि दो सदिशों का योग और दो सदिशों का अंतर। तो योग के लिए अगर अपन ए पढ़ें तो त्रिभुज नियम कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, त्रिभुज नियम, ट्राइंगल रूल। कि त्रिभुज नियम द्वारा कैसे आप वेक्टरों को जोड़ सकते हैं, ध्यान से समझ। कि मान लीजिए ये आपको कोई ए वेक्टर दे रखा है मेरे भाई, और ये आपको क्या दे रखा है, कोई बी वेक्टर, और आपसे कहा कि इनको जोड़ो। तो कैसे जुड़ते हैं, तो मान लीजिए ये मैंने सर ए वेक्टर लिखा, फिर जोड़ने का मतलब है पहले सदिश के हेड से दूसरे सदिश की टेल। तो यहां से स्टार्ट होगा, जुड़ेगा कौन, वेक्टर। जोड़ दिया सर, अगर तीसरा होता तो एक और जोड़ दे।
अब योग कैसे होता है, तो त्रिभुज नियम कहता है कि जितने भी सदिश हैं लास्ट में उस सदिश आकृति को बंद करने वाला जो सदिश होता है वो आपका परिणामी सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है? परिणामी सदिश। तो परिणामी सदिश का मतलब क्या होगा कि ये जो यानी कि आपका वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन ये होगी वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या होगा मेरे भाई? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मान लीजिए इसी में ही कि आपको ऐसे मिल जाए कि ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका क्या है? ए वेक्टर है, या ए वेक्टर इसको मान ले, बी वेक्टर इसको मान ले, ठीक है। और ये इस तरीके से, तो ये तो आपका क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बट अगर इसी की ही डायरेक्शन अपन ऐसे कर ले तो इधर को जा रहा है तो बी था, इधर को आएगा तो माइनस क्या हो गया? बी वेक्टर। और ये आपका देखिए ए वेक्टर इधर को आया, बी वेक्टर इधर को आया, तो ये परिणामी सदिश कहलाया। तो ये क्या होगा सर? जोड़ेंगे तो ए वेक्टर और ये क्या है? माइनस बी। ये ट्राइंगल रूल है आपका, त्रिभुज नियम है। तो अब तक इसकी डायरेक्शन ये थी, जब डायरेक्शन को आपने किया तो बी पॉजिटिव से कैसा हो गया? नेगेटिव। अब अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो पहला सदिश सर इसके हेड से दूसरे सदिश के टेल, और इसको जिसने भी बंद किया वो परिणामी सदिश कहलाया। इसका दोनों का योग कहलाता है वो परिणामी। तो ये ए था बट ये कैसा था? माइनस बी। तो जोड़ेंगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इस तरीके से आप दो सदिशों का क्या कर सकते हो मेरे भाई? योगफल। क्या कर सकते हो? योगफल। ये तो ट्राइंगल रूल था। यानी कि कई बार यानी कि समांतर चतुर्भुज का रूल कि दो संलग्न भुजाएं आपको दे रखी कि ये ए वेक्टर दे दिया और ये आपको क्या दे दिया? बी वेक्टर। का मतलब है ये भी आपका क्या ही रहना है? ए वेक्टर। और ये भी आपका क्या ही रहना है मेरे भाई? बी वेक्टर। जैसे इसकी डायरेक्शन वैसे। अब मान लीजिए अपन को इसका यानी कि योगफल करना हो, तो ए गया बी गया, तो ये परिणामी सदिश क्या कहलाया? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्या कहलाया? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब अगर इसके लिए देखते हैं तो सर ए वेक्टर, फिर इसके हेड से इसकी टेल, तो ये बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? वही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये यानी कि सदिश की कंडीशन आपकी आ गई मेरी। तो ऐसे यानी कि सदिशों को क्या किया जाता है? त्रिभुज नियम से और समांतर चतुर्भुज नियम से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। अब इन जनरली जुड़ते कैसे हैं? वेक्टर अगर अपन एग्जांपल फॉर्म में लें तो फॉर इजी कि आपको मान लीजिए कोई ए वेक्टर दिया, क्या? आई कैप माइनस 2 कैप प्लस 3 कैप, और बी वेक्टर दिया 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 कैप, और आपसे कहा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिफाइन करो। ए वेक्टर प्लस क्या डिफाइन करो? बी वेक्टर। तो ए और बी जोड़ने का मतलब है आई कैप के साथ, जे कैप के साथ, और के कैप के साथ। कितना हो जाएगा सर? 3i कैप होगा माइनस जे कैप होगा और प्लस का 5k कैप। कल को इसी में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना हो, ए वेक्टर में से किस टेस्ट करना है? बी वेक्टर को। तो आई में से टू आई गया तो माइनस का आई, -2 -3 माइनस का 3j, 3 -2 तो क्या हो गया मेरे भाई? के कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका योग और अंतर से रिलेटेड वेक्टरों की कहानी। अब देखना बेटो इसका और इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो वो आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। क्या आता है मेरे भाई? सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूले में क्या क्या कहानियां पड़ी हैं? दो तरीके से, एक तो अंतर विभाजन, एक स्थायी विभाजन। लेट कि मान लीजिए कि आपका कोई ए वेक्टर है, ये आपका कोई बी वेक्टर है, ये ओरिजिन ओ है, और यानी कि ये आपका कोई पॉइंट पी और ये पॉइंट आपका क्या है? कोई क्यू। और इसको
कोई बिंदु R M अनुपात N के अनुपात में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है, तो OR वेक्टर का स्थिति सदिश आपको ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, OR वेक्टर का स्थिति। तो ये PQ था आपका, तो देखना ये R का स्थिति सदिश OR वेक्टर, ठीक है, ये यानी कि आप लिख सकते हो OQ वेक्टर है, ये आप लिख सकते हो OP वेक्टर है, ठीक है। तो यानी कि जब P रेखाखंड को कोई बिंदु R M अनुपात N के अनुपात में अंतः विभाजन करता हो, तब स्थिति बिंदु यानी कि बिंदु R का स्थिति सदिश OR वेक्टर, तो इसे कहा जाएगा A वेक्टर, ये आपका कहलाएगा B वेक्टर। तो OR वेक्टर क्या होगा, M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर डिवाइड बाई M प्लस N। तो ये तो तब फॉर्मूला लिखा जाता है जब कोई यानी कि कोई बिंदु R M अनुपात N के अनुपात में अंतः विभाजित करे, तब बिंदु R का स्थिति सदिश OR वेक्टर M B वेक्टर, M B वेक्टर N A वेक्टर डिवाइड बाई M प्लस N। अब इसी में कि मान लीजिए ये कोई आपका A वेक्टर है, ये कोई आपका B वेक्टर है, और ये आपका कोई रेखाखंड, ये तो P है, ये क्या है Q, और इसको ये कोई बिंदु R, ये कोई बिंदु R, ये O का स्थिति सदिश क्या है, OR वेक्टर M अनुपात N के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, यानी कि ये तो पूरा आपका क्या है M, और ये पूरा आपका क्या है N। M अनुपात N में क्या करता है, बाह्य विभाजित करता है, तब बिंदु OR का स्थिति सदिश जो होगा वो होगा M B वेक्टर माइनस N A वेक्टर डिवाइड बाई M माइनस N। क्या होगा मेरे भाई, M वेक्टर माइनस N A वेक्टर डिवाइड बाई M माइनस N। कुछ भी नहीं करना है आपको, ये डायग्रामों के ज्यादा झमेले पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सवालों के लिए अपन को क्या चेक करने हैं, फॉर्मूले। तो अगर अंतः विभाजित करता है तो सेम N B वेक्टर प्लस N A वेक्टर M प्लस N, ठीक है। अब इसको अगर उठाकर आप ऐसे देखना चाहो तो वही चीज है, यह स्थिति सदिश। अगर थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझ ले कि सर ये कोई पॉइंट P था, ये कोई पॉइंट Q था, यहाँ कोई बिंदु R था, M अनुपात N, P का स्थिति सदिश A वेक्टर, Q का स्थिति सदिश B वेक्टर, तो अंतः विभाजन किया तो OR जो वेक्टर आपका आएगा M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर डिवाइड बाई M प्लस N, और बाह्य विभाजित कर दे तो M B वेक्टर माइनस N A वेक्टर डिवाइड बाई M माइनस N। तो ये डायरेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, ज्यादा झमेले में आपको नहीं पढ़ना है। आप तो इन जनरली ऐसा देख ले, ऐसा अगर है अंतः विभाजन है तो प्लस का साइन आना है, बाह्य विभाजन है तो किसका साइन आना है, माइनस का साइन। तो ये हो गया आपका क्या मेरे भाई, सेक्शन फॉर्मूला। अब यानी कि जो वेक्टर की जान है, जो चीज है मेरे भाई वेक्टर, वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, कि दो सदिशों का गुणनफल। तो दो सदिशों के गुणनफल में कितने हैं, स्केलर प्रोडक्ट है जिसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट है जिसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है यही, जिस पर यानी कि पूरा वेक्टर जुड़ा हुआ है। तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो ए पॉइंट में अपन पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट, या फिर जिसे बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है मेरे भाई, डॉट प्रोडक्ट। तो आइए स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो बेटा स्केलर प्रोडक्ट में यानी कि दो सदिशों का मैं गुणनफल कर रहा हूं, गुणनफल भी किसकी सहायता से, अदिश गुणनफल की सहायता से। दो सदिशों का कैसे गुणनफल किया जाए, तो मान लीजिए
कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कोई भी दो सदिश है तो उनके अदिश गुणनफल को ए वेक्टर डॉट क्या लिखा जाता है मेरे भाई, बी वेक्टर, तथा इसका अदिश गुणनफल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, जहां थीटा जो है सदिश ए और बी के बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण है मेरे भाई, और थीटा की जो स्थिति है 0 लेस देन थीटा लेस देन कितना 180 अपाई, ये किसकी स्थिति होती है मेरे भाई, थीटा की स्थिति। ध्यान से समझो क्या होता है अदिश गुणनफल, कि यदि कल को आपको दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर मिले तो उनके अदिश गुणनफल को क्या लिखा जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण और कॉस थीटा के गुणनफल के क्या होता है बराबर, जहां थीटा क्या है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। कि मान लीजिए कल को ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, इनके बीच ये कोई कोण थीटा है, तो ये यानी कि एंगल को डिफाइन कर, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो सदिश का अदिश गुणनफल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और क्या लिखा जाता है उसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब जो मैं सबसे इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं ऑब्जर्वेशन, कि इसमें महत्वपूर्ण जो परिणाम है वो क्या है, जो महत्वपूर्ण इसके रिजल्ट हैं वो क्या क्या है। तो ए पॉइंट, ये ही सबसे इंपोर्टेंट है बेटा। ये तो सिर्फ सीख लिया कि एक यानी कि आपका स्केलर प्रोडक्ट होता कैसे है, कैसा दिखता है। सबसे इंपोर्टेंट यानी कि रिजल्ट ये रहा आपके सामने, पहला कि जब भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल आप करते हो तो आपको ऑलवेज एक वास्तविक संख्या मिलती है। क्या मिलती है, वास्तविक, रियल नंबर, यानी कि इसको आप कह सकते हो एक अदिश राशि प्राप्त होती। क्या प्राप्त होती है मेरे भाई, एक अदिश राशि, पहला पॉइंट। बी पॉइंट, यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 केवल और केवल तभी होगा मेरे भाई जब ए बी पर क्या हो, लंब हो। यह तभी पॉसिबल है जब ए वेक्टर लंब हो किस पर, बी वेक्टर पर, दैट इज थीटा इक्वल टू कितना हो जाए मेरे भाई, 90। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 तभी पॉसिबल होगा जब ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में यानी कि ए और बी एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। बहुत काम की चीज, आपसे कहेगा कोई भी के का मान पूछेगा कि ये दोनों सदिश परस्पर लंब है तो ये वैल्यू डिफाइन करो, या आपसे कह देगा कि ये दो सदिश हैं बताइए कि ये परस्पर लंब है या नहीं है। तो लंब की क्या कैटेगरी रहेगी मेरे भाई, जब दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल 0 आ जाए तो इसका मतलब सदिश ए सदिश पर लंब है, या कह दो सदिश पर क्या है, लंब है। जो सी पॉइंट है उसको ध्यान से समझना कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आए, इसका मतलब होगा कि ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, दैट इज थीटा इक्वल टू कितना होगा मेरे भाई, 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहां से एक रिमार्क निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है मेरे भाई, रिमार्क। और वो रिमार्क क्या है कि कल को ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करे तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगला बी भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा। बट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर थीटा बराबर क्या होगा, 0, की ए वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए वेक्टर से, तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए थीटा के स्थान पर 0 रखते ही cos 0 की वैल्यू 1। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर,
इस रिजल्ट को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी तभी हो सकता है जब ए पैरेलल हो किसके, यानी कि थीटा इक्वल टू, तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट ए पैरेलल हुए कि नहीं हुए और एंगल जीरो हुआ कि नहीं हुआ, अर्थात ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। अब इसी से ही जो इंपोर्टेंट परिमाण और परिणाम जो निकल कर आते हैं, तो वो क्या निकल कर आते हैं देखना मेरे भाई, कि कल को आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप हो, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज कितना आता है मेरे भाई, जीरो आता है। उसका रिजल्ट कितना आता है मेरे भाई, जीरो आता है। तो देखना तो देखना भी आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप इक्वल टू क्या है मेरे भाई, इसी रिजल्ट। अब यदि आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, के डॉट आई हो, ओ हो इसका मान वन, सॉरी बेटा, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू वन, क्यों, आई डॉट आई थीटा इक्वल टू जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वन वन, तो यानी कि फाइनली वैल्यू कितनी वन। ठीक है बेटा, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, जीरो में एंगल कितना हो गया आपका 90, और जहां एंगल 90 हो जाता है तो फिर यानी कि उसका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कितना मिलता है। अब इसके बाद और यानी कि अच्छी बात कि अदिश गुणनफल में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लो, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर लो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट क्या ही होता है मेरे भाई, ए वेक्टर ही होता है। ठीक है, तो ये यानी कि अदिश गुणनफल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिणाम थे आपके, यानी कि रिजल्ट थे कि क्या क्या कंडीशनें एक अदिश गुणनफल में होती हैं मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीजों। तो अब लास्ट आपका बचा है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बचा है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखना बेटू, कोई सेम कि मान लिया लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर, देन इनका जो सदिश गुणनफल होगा ए वेक्टर क्रॉस क्या होगा मेरे भाई, बी वेक्टर, और जिसे लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और क्या होगा मेरे भाई, एन कैप। ठीक है, अब जहां एन कैप क्या है, ए और बी पर लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश किस पर, दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, थीटा ए और बी के बीच का कोण, और थीटा की स्थिति जीरो लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 180, ये कहानी ये होता है क्या, दो सदिश का सदिश गुणन। आइए सीखते हैं कि मान लीजिए ये आपका कोई ए वेक्टर है, ये आपका कोई बी वेक्टर है, और ये आपका लंबवत इकाई सदिश क्या है मेरे भाई, एन कैप, क्या है, एन कैप। और अगर इधर को देखें तो इसके डायरेक्शन माइनस का क्या कहलाएगा, एन कैप।
और ये इसके बीच का यानी कि इसको ए देते हैं। और ये इसके बीच का कोण क्या है मेरे भाई? तो ये होता है सदिश गुणनफल। अब इसके भी कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट है। और वो महत्वपूर्ण रिजल्ट में सबसे पहला पॉइंट ए, कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है मेरे भाई? सदिश राशि। पहला, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है? सदिश राशि। बी पॉइंट, कि कल को यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू कितना मिल जाए? 0, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो? थीटा इक्वल टू कितना हो? 0 डिग्री। सी पॉइंट क्या कहता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मिले, तो इसका मतलब ए वेक्टर है किस पर? बी वेक्टर पर, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना मेरे भाई? 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। अब सी पॉइंट, एक मिनट, अदिश गुणनफल में एक चीज और भूल गए। तो इस अदिश गुणनफल में एक चीज ये हो रहा है सबसे महत्वपूर्ण, दो यानी कि सदिश, दो सदिशों के बीच का कोण यदि अपन को ज्ञात करना हो तो यहां cos थीटा इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ। अब देखना सी कि यदि अपन को इन दोनों सदिशों के बीच का कोण डिफाइन करना हो साइन थीटा, तो वो क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और डी जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, लंबवत सदिश एन कैप, तो वो होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो क्या होगा मेरे भाई? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस, ठीक है, तो ये हो गया आपका एन कैप का। अब आगे और बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं मेरे भाई। इसमें जो और महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कभी भी बराबर नहीं होता बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन थे किसके मेरे भाई? सदिश गुणनफल के, जिसके बारे में अपन ने को पढ़ा। अब इसमें आगे और चीज आती है, एफ पॉइंट को यदि अपन देखें तो यदि कल को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं दे रखी हो आपको, कि मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और इससे यानी कि क्या बन रहा हो? एक ट्रायंगल बन रहा हो, तो इसका एरिया वो होगा 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगला जो इसका पॉइंट आता है, यदि दो संलग्न भुजाओं से किसका निर्माण हो? एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण। किसका निर्माण हो मेरे भाई? एक समांतर चतुर्भुज। तो उसका जो एरिया होगा वो होगा ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दो चीजें ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है मेरे भाई इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये यानी कि बेसिक मामला जो लगभग था वो हो गया। अब एक पॉइंट और बचा, तो कल को आपसे पूछे किसी सदिश ए पर सदिश बी का प्रक्षेप, कि ये कोई सदिश ए है और इस पर किसका प्रक्षेप देखें अपन? सदिश बी का। सदिश ए पर सदिश बी का प्रक्षेप, तो वो होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जिस भी सदिश पर प्रक्षेप होता है बी का किस पर है? ए पर। कल को यही चीज आपको लिखी मिल जाए कि बी पर किसका प्रक्षेप हो जाए मेरे भाई? ए वेक्टर का। बी पर किसका हो जाए?
ए वेक्टर का प्रक्षेप, तो लिखोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है, प्रक्षेप का क्या है मेरे भाई फॉर्मूला, कि ए पर बी का, तो जिस पर भी प्रक्षेप होता है उसके मैग्नीट्यूड का क्या देते हैं भाग, बाकी ऊपर तो सेम आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, इसका मतलब ए पर प्रक्षेप, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का भाग दे रखा है, इसका मतलब किस पर प्रक्षेप है मेरे, बी पर प्रक्षेप। तो ये यानी कि अब लास्ट एक पॉइंट और सिखा दूं मैं आप लोगों को, कि यानी कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ ओ पॉइंट एक्स वाई जेड, यानी कि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा, और यह रेखा जेड अक्ष के साथ कैसा कोण बनाती है, गामा कोण बनाती है, तब यानी कि उसकी दिक कोसाइन हमेशा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और क्या होंगी कॉस गामा। ध्यान से समझ ना, यदि कोई रेखा ओपी रेखा जिसको मैंने माना है एक्स अक्ष के साथ, इसको यानी कि ओपी रेखा आर वेक्टर दे सकते हो, ए वेक्टर कुछ, और ये जो होगी तो आर वेक्टर के जो यानी कि इसके दिक कोसाइन होंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। इनको जनरली एल, एम और किस से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई, एन से। ठीक है सर, तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण रिमार्क है वो क्या है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि दिक कोज्जाओं के वर्गों का योग ऑलवेज कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। और अगर आप आर वेक्टर को लिखें तो कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप, और ये आर वेक्टर की खास बात होगी कि ये क्या होगा आपका मात्रक सदिश हो, क्या होगा मेरे भाई मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर होगा ये आपका। ठीक है, तो ये यानी कि दिक्को। और छोटी छोटी चीजें मैं बता दूं कि दो बिंदुओं से जाने वाला सदिश, कल को ये पी पॉइंट है x1 y1 z1, और ये कोई पॉइंट q है x2 y2 और z2, और p से किसकी ओर दिष्ट हो ये q की ओर, तो पी क्यू वेक्टर कैसे डिफाइन होगा मेरे भाई, पी से क्यू की ओर दिष्ट है तो आपको निकालना है पी क्यू वेक्टर, तो क्यू में से तो x2 माइनस x1 क्या लिखा जाएगा आई कैप, y2 माइनस y1 क्या लिखा जाएगा जे कैप, और z2 माइनस z1 क्या लिखा जाएगा के कैप। तो ये है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। कल को केवल 2 पॉइंट दे रखे और उनकी डायरेक्शन डिफाइन कर रखी है, पी से क्यू है या क्यू से पी है, तो अगर पी से क्यू है तो ऐसे लिखेंगे, अगर ये ही डायरेक्शन क्या हो जाती क्यू से पी, क्यू से किस और हो जाती पी, तो फिर पी में से घटाते ऐसे लिखते x1 माइनस x2 आई कैप, y1 माइनस y2 जे कैप और z1 माइनस z2 के कैप। तो इसमें डायरेक्शन का विशेष ध्यान दे लेना कि डायरेक्शन किस तरीके की है, किस तरीके से आपको चीज को लिखना है मेरे भाई। तो ये बेसिक तो अपन ने कवर करा दी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कैसे मिलने वाले हैं और उनका आप कैसे जवाब दोगे, तो आप फटाफट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने चीज थी तो मैंने ये कंप्लीट थ्योरी वेक्टर का आपको यानी कि कवर करा दिया है मेरे भाई। तो आइए फटाफट देख लेते हैं चीजों को। सदिश ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश क्या पूछा है मेरे भाई आपसे, सर मात्रक सदिश पूछा है। तो ए वेक्टर का मात्रक सदिश होता है ए कैप, जिसे लिखा जाता है सर सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो ए कैप इक्वल टू 2 आई कैप होगा, 3 जे कैप होगा, प्लस क्या होगा के कैप। अब मैग्नीट्यूड भी मैंने निकालना सिखाया सर, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 2 का 4, 3 का 9, 1 का 1, तो ए कैप इक्वल टू क्या होगा सर 2i प्लस 3j प्लस के कैप डिवाइड बाई अंडर रूट कितना 14। या तो आप इतना छोड़ दे, और भी अच्छा दिखाना चाहते हो तो ए कैप इक्वल टू 2 बाई रूट 14 आई कैप प्लस 3 बाई रूट 14 के कैप प्लस 1 बाई रूट 14 क्या लिख दो मेरे भाई के कैप। तो इस तरीके से आप किसी भी का क्या निकाल सकते हो मात्रक सदिश, क्या निकाल सकते हो मेरे भाई मात्रक सदिश। आगे बढ़े,
ए आई माइनस 2j के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना होना चाहिए मेरे भाई, 7 इकाई। अब परिमाण 7 इकाई तब हो जब अपन को वो वेक्टर पता हो जिसका परिमाण कितना हो, 1। और सर अगर एक परिमाण है तो इसका मतलब पहले अपन चेक कर ले कि मात्रक सदिश निकाल ले। तो यानी कि जब भी अन्य किसी भी मैग्नीट्यूड का आपको कोई वेक्टर चाहिए रहता है, सबसे पहले सोचो कि एक परिमाण किसका होता है, तो मात्रक का। जो भी सदिश दे रखा है उससे पहले एक परिमाण का बनाए, एक परिमाण को कितने पे ले जाना है, 7 पे, तो किससे गुणा कर दे, 7 से। तो ए वेक्टर जो आपको दिया i माइनस 2, इसका मात्रक सदिश 1 है। सदिश बटे क्या लिखोगे, सदिश का परिमाण, तो 1 है। क्या लिखोगे, i माइनस 2, अंडर रूट में 1 का 1 और माइनस 2 का 4, तो ए कैप इक्वल टू आई माइनस 2 से डिवाइड बाई रूट में कितना, 5। अब मुझे ये अगर इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो और एक लाइन लिख दो, 1 बाई रूट 5 आई कैप माइनस 2 बाई रूट 5 जे कैप। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो, क्या निकालते हो, मैग्नीट्यूड, तो 1 आता है, बट मुझे परिमाण कितना, 7 चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 परिमाण वाला, तो ए कैप को 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 बाई रूट 5 आई कैप माइनस 7 दूनी 14 रूट 5 कैप। लो मेरे भाई ये 7 परिमाण है, जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितने परिमाण का निकलेगा, 7 का। आगे बढ़ते, सदिश और सदिश के योगफल के अनुदिश। अब ध्यान देना, दो सदिश है, योगफल के अनुदिश यानी योगफल की दिशा में आपको क्या चाहिए, मात्रक सदिश चाहिए। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिफाइन करेंगे। 2i में 2i जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 2j में j जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3j। माइनस 5k में 3k जोड़ेंगे तो माइनस का। अब अनुदिश मात्रक सदिश, तो इसको कोई भी सदिश नाम दे दो, p वेक्टर। p वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश को क्या लिखेंगे, सर p कैप लिखेंगे, और जिसका फॉर्मूला p वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, p वेक्टर। बार बार एक अंक सदिश निकालोगे तो इस सदिश का क्या निकाल लेना मेरे भाई, परिमाण निकाल लेना। आगे बढ़ते, सदिश ए वेक्टर के दिक अनुपात लिखिए और इसकी सहायता से दिक को देखना मेरे भाई, कि आपसे ए वेक्टर दे रखा है क्या, i प्लस जे माइनस 2। पहले तो डी आर लिखो, दिक अनुपात। तो ये दिक अनुपात होता क्या है कि सर जो सदिश होता है उसके आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक होते हैं ना, इन्हें जनरली स्मॉल एबीसी से व्यक्त करते हैं। दिक अनुपात ए बराबर कितना है, सर 1, बी बराबर कितना है, सर 1, सी बराबर कितना है, सर माइनस 2, और इसकी सहायता से दिक कोसाइन। दिक कोसाइन की एक कहानी और होती है कि जब आपको दिक अनुपात पता हो, तो उस स्टोरी में अपन नहीं बता पाए तो यही देख लो, कि जब आपको दिक अनुपात पता हो तो दिक कोसाइन L इक्वल टू होता है प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब होता है दिक कोसाइन ज्ञात करने का जब आपको डायरेक्शन रेशियो पता हो, दिक अनुपात पता हो। दिक अनुपात अपन को पता है एबीसी, तो L ए अपॉन एम प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, और n इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अब a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, c का मान, तो मैं एक का मान तो निकाल के दे दी। तो सर l इक्वल टू a का मान कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 1 अपॉन अंडर रूट में कितना, 6, प्लस माइनस लगा दो, भी नहीं लगाओ तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना है m तो सीधा चमकेगा ना, सर ये 1 और टोटल का कितना आ रहा है, रूट 6। n का मान सीधा चमका दो, सर ये माइनस 2 और टोटल कितना आ रहा है, माइनस 6। इस तरीके से जब आपको डायरेक्शन पता हूं, दिक अनुपात पता हूं, इस तरीके से क्या डिफाइन की जाती है मेरे भाई, दिक को डिफाइन। आगे बढ़, बिंदु P Q को मिलाने वाले P से Q की तरफ दिष्ट सदिश, अभी बताया था फॉर्मूला, दो बिंदुओं से जाने वाला। तो आपको कहा है PQ वेक्टर डिफाइन करो, P से Q की ओर, तो Q के मानों में से किसको घटाना है, P को। ध्यान से समझो, PQ है तो Q में से P को घटाओ, QP है तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। ये तो -1 -2 -3 आई कैप लगा दो, -2 -3 -5 जे कैप लगा दो, -4 0 -4 क्या आ गया, के कैप। ये P से Q
और दिस्ट क्या आ गया मेरे भाई, सदिश आ गया। आगे देखना, दो बिंदु पी और क्यू लीजिए जिनके स्थिति सदिश ओपी वेक्टर 3a माइनस 2b, ओक्यू वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एक ऐसा बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो पी और क्यू को मिलाने वाली रेखाखंड 2:1 के अनुपात में अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। जनरली मैं तो आपको एक रफ डायग्राम के द्वारा अंत विभाजन, तो अपन ने ओ आर वेक्टर क्या माना है मेरे भाई, सर मैंने ओ आर वेक्टर अभी पढ़ा था एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन। कब कि मान लीजिए ये कोई आपका P है, ये कोई आपका Q है, ये क्या है कोई R, से 2:1 के अनुपात में क्या कर रहा है, अंत विभाजन। P का स्थिति सदिश OP कितना दे रखा है आपको, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, और ये कितना दे रखा है, a वेक्टर प्लस, ऐसा यानी कि रफ डायग्राम है, जनरली ऐसा बनाना नहीं है, ये तो समझाने के लिए कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो अंत विभाजन ओ आर वेक्टर जो होगा आपका, m का मान कितना है सर 2, b वेक्टर देखना सर ये जो q में होता है पूरा b वेक्टर होता है, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस n का मान देखना सर 1, और a वेक्टर का मान कितना है सर 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, और डिवाइड बाई में क्या लिखोगे सर 2 + 1। तो ओ आर वेक्टर जो होगा 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डिवाइड बाई में कितना होना है 3। तो ओ आर वेक्टर जो होगा सर कुछ कैंसिल है क्या, 2b वेक्टर से 2b, ये तो टोटल हो गया 5a वेक्टर डिवाइड बाई 3, ये आ गया अंत विभाजन के। जब आपको बाह्य विभाजन निकालना हो तो बाह्य विभाजन में कुछ नहीं करना, ओ आर वेक्टर सेम वही फॉर्मूले में क्या करो, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, और डिवाइड बाई में क्या लिखो एम माइनस एन, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करना है, प्लस के साइन को किस में बदल लेना है, माइनस में। तो ओ आर वेक्टर इक्वल एम का मान 2, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 1, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डिवाइड बाई 2 माइनस 1। तो ओ आर वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, और डिवाइड बाई में कितना आ गया 1। तो ओ आर वेक्टर क्या चमकेगा मेरे भाई, देखो 2a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर माइनस a वेक्टर, 2b और 2b कितना हो गया मेरे भाई 4b वेक्टर, ये लिख दो बस 1 का डिवाइड करने से। ये होता है आपका अंत विभाजन यानी सेक्शन फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था उस ये यानी कि क्वेश्चन आपको मिला है। अगला देखना, दर्शाइए कि सदिश और सदिश संरेख है। देखना अब आ गई ना बात संरेख की। संरेख के लिए मैंने आपको क्या कहा कि मान लीजिए ये कोई ए वेक्टर है आपका, ये क्या है कोई ए वेक्टर, क्या वाई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ये आपका कोई बी वेक्टर है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k, और आपसे कहा कि संरेख है तो इनके दिक अनुपातों का अनुपात देख लो, 2/-4 इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 4/-8, माइनस का कितना 1/2, माइनस का कितना 1/2, माइनस का कितना 1/2, यही है ना। और तीनों जब यानी कि बराबर हैं तो ए वेक्टर संरेख है किसके, बी वेक्टर के, या बी वेक्टर संरेख है किसके, ए वेक्टर के। तो मैंने लिखाया था ना लैम्बडा इक्वल टू a1/b1, लैम्बडा इक्वल टू a2/b2, लैम्बडा इक्वल टू a3/b3, सारे लैम्बडा के मान है, तो a1/a2, b1/b2, c1/c2, अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर वो आपके क्या होते हैं कोलिनियर, ठीक है। और अगर ऐसे देखना चाहो तो बी वेक्टर इक्वल टू ये क्या भी आना है, लैम्बडा ए वेक्टर भी आना है, और बी वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा ए वेक्टर आ जाए, क्या आप कह दोगे ये कैसे है मेरे भाई संरेख। आगे देखना मेरे भाई, सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करो। दिक् कोसाइन तब तक ज्ञात नहीं कर सकते जब तक दिक् अनुपात पता नहीं है। सदिश क्या है मेरे भाई, ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2 से प्लस कितना है 3k। सर ए बराबर है 1, बी बराबर है 2 और सी बराबर है 3, तो जब मुझे ये पता है तो दिक् कोसाइन एल इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसका मान निकाल देता हूं मैं तो 1 डिवाइड बाई अंडर रूट में कितना 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 1 अपॉन अंडर रूट कितना आ गया मेरे भाई 14। ठीक है, तो ऐसे ही b का मान जब निकालोगे m का मान तो 2 कितना आ जाएगा 14 और n का मान जब निकालोगे तो 3 बाई रूट कितना आ जाएगा मेरे भाई 14। जब सदिश दे रखा हो तो इजीली अपन कैसे उसके दिक् कोसाइन डिफाइन कर सकते हैं, तो सिंपल वेक्टर है, वेक्टर से dr निकालो यानी कि डायरेक्शन रेशियो निकालो दिक् अनुपात, और दिक् अनुपात जब पता हो तो इजीली आप क्या निकाल सकते हो डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन। अगला देखना बिंदु और बिंदु को मिलाने वाले तथा ए से बी की तरफ दिश सदिश की दिक् कोसाइन। अब देखना अभी तक तो अपन ने बिंदु और बिंदु को मिलाने वाला सदिश दिक् कोसाइन तब तक ज्ञात नहीं कर सकते मेरे भाई जब तक आपको क्या पता नहीं है, दिक् अनुपात पता नहीं। दिक् अनुपात के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी सर, वेक्टर की। तो आप ए बी वेक्टर निकालो एक बार, तो ए से बी की ओर दिष्ट है तो बी में से घटाओ -1 -2 आई कैप -2 -4 जे कैप 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 4 के कैप। अब ए चमका दो, क्या है सर -2 दिख गया, जी सर -4 दिख गया, जी सर 4 दिख गया। अब बोलो एल, सर बिल्कुल सिंपल बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर ए का जो मान मेरे पास है ना वो -2 है और अंडर रूट में -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो यानी कि 32 और 4 36 का कितना हो गया 6, माइनस का कितना चमक गया सर 1/3। ऐसे ही इसका चमकाओगे, m का मान जो आएगा माइनस का 4 कितना आएगा मेरे भाई 3, और n का मान 4 कितना आ जाएगा 3 नहीं है वो तो 6 में था ना, तो कटता है तो काटो। ये तो कितना आया 6, 32 और 4 36 का 6, यानी कि m का जो मान आएगा माइनस का 4/6 और n का जो मान आएगा 4/6 माइनस का कितना 2/3, ये कितना 2। ठीक है, यानी कि ये आया वो तो 6 कैंसिल करने के बाद बहुत चिंतित टाइप की क्वेश्चन सिंपल। आगे देखना दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण क्रम से 1 और 2 है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 1 है, इन सदिशों के बीच का कोण। आइए, तो मैंने आपको बताया था कोण जब अदिश गुणनफल दे रखा हो तो cos थीटा यूज करो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ, क्यों ये वाला ही क्यों लगाया सर, कोण के दो थे, मैंने ये देख लिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मुझे पता है, तो जो चीज पता है उसी को यूज करो। cos थीटा देखो क्या होगा मेरे भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सर 1 है और ए वेक्टर और बी वेक्टर परिमाण 1 और 2 है, ए का तो 1 है और इसका कितना है 2, कितना आ गया 1/2। cos थीटा, cos क्या लिखोगे π/3, cos 60 का मान जो 37 का, थीटा का मान कितना चमका लिया मेरे भाई π/3, तो कितना आसान किया। ऐसे आप दो क्या निकाल सकते हो। आगे देखना और बढ़ते हैं, ए और बी के बीच का कोण। अब मामला थोड़ा सा बड़ा करके दे दिया कि दो सदिश है ए और बी, तो उसके बीच का क्या चाहिए कोण। अब कोण के दो तरीके हैं आपके पास, कितने तरीके हैं, दो, कि साइन थीटा से भी निकाल ले और कॉस थीटा से। बट साइन थीटा जब लगाते हो दो सदिशों का सदिश गुणनफल जब आप करते हो तो किस सहायता से होगा, सारणिक की सहायता, ये ध्यान रखना। थ्योरी में अपन बता नहीं पाए थे, दो सदिशों का सदिश गुणनफल ऑलवेज किससे होता है, डिटर्मिनेंट्स की सहायता से। जब सवाल होंगे तब बता देंगे। तो ए वेक्टर, तो मुझे अगर cos थीटा से एंगल निकालना है तो लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी, तो ए और बी का अदिश गुणनफल, और अदिश गुणनफल का मतलब ही है आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ करो। तो आई को आई के साथ किया तो कितना आ गया मेरे भाई 1, जे को माइनस जे के साथ किया तो कितना आ गया -1, माइनस के को के साथ किया तो -1, केवल फाइनली आपके पास कितना बच गया माइनस। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सदिश ए का परिमाण सभी को पता है सर, आई कैप का गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का निकालो सर, 1 + 1 + 1 तो भी कितना आ गया √3। सारे मान आपके पास अवेलेबल हैं, फॉर्मूले में लिखो
-1 डिवाइड बाई 3 डॉट, तो cos थीटा इक्वल टू -1/3 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस का 1/3। ठीक है, जब सदिश रूप में दे या पहले वैल्यू दे तो कैसे आप उनकी एंगल डिफाइन कर सकते हो। आगे देखिए, यदि ए बी, तो दर्शाइए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लंबवत है। पूछा क्या है कि ये सदिश दे रखा है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परस्पर क्या है, लंब। मैंने आपको एक कंडीशन लिखाई थी सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर लंब है तो 100% ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आएगा, 0। दो सदिशों का अदिश गुणन क्या आएगा, 0। ए और बी दे रखे हैं बट लंबवत की कंडीशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पूछा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अपन निकालेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जोड़ो दोनों को। आई 5i कितना हो गया, 6i माइनस जे प्लस का 3j, तो प्लस का -5 के -3 के माइनस का 8 के, और इसको अच्छा सा नाम दे दो पी। ऐसे ही क्या निकालो, ए वेक्टर माइनस बी, तो ए में से बी को घटाओ, 5i में से आई गया कितना, 4i सर, -j -3j माइनस का 4, -3 के प्लस का 2 के, तो प्लस का +5 के तो 2 के बचा। इसको नाम दे दिया अपन ने एस वेक्टर। अब उसका मतलब क्या है, इसका पूछा है, इसका नाम पी दे दिया, ए माइनस बी एस दे दिया। अब पी और एस परस्पर कैसे होने चाहिए, लंब। तो जब दो सदिश परस्पर लंब है तो उनका अदिश गुणनफल किसके बराबर आ जाए, 0। बस काम खत्म। पी वेक्टर डॉट क्या चेक कर लो, एस वेक्टर। तो आइए 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप डॉट 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k, पी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, चौका 24 माइनस का 4 दूनी 8 माइनस का 16, 16 8 24, 24 माइनस 24, फाइनली क्या आ गया, 0। पी वेक्टर डॉट एस वेक्टर बराबर 0, तो यानी कि पी लंब है किस पर, एस पर। अब पी किसको मानना था सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लंब हो गया ए वेक्टर माइनस बी। यही कहा था ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लंब होना चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आगे बढ़े, सदिश का सदिश पर प्रक्षेप, इस सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, तो क्या सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किस पर प्रक्षेप है, बी पर, तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिखा जाएगा, बी। कर लोगे मेरे, कराने की आवश्यकता है नहीं, कराई देता हूं। चलो, प्रक्षेप दोनों का अदिश गुणनफल, 2i को i से किया तो 2 प्लस 3j को 2 से किया तो 6, 2k से किया तो कितना 2 डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड निकालो सर, 1 2 का 4 प्लस 1 का 1 कितना हो गया 10 डिवाइड बाई 4 5 6 √6, ये आ गया b का a का b पर प्रक्षेप। आगे देखना, दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर, तो इसका मान ज्ञात करो। देखो ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये चाहिए। तो आइए समझते हैं। ये आपसे पूछा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब भी प्लस में या माइनस में मैग्नीट्यूड पूछे तो आपको उसका होल स्क्वायर लेकर चलो, और मैंने आपको लिखाया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी उसको दो बार अदिश गुणनफल लिख दो। तो सेम वही काम यहाँ करना है, और वो करना क्या है कि इसको लिख देंगे सर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बस खेल खत्म कर दो, पूरा सवाल खत्म हो गया। इतना सोचते, ए को ए से करेंगे तो सर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट। आइए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या होना है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर से चमकाया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, अदिश गुणनफल दोनों बराबर होते हैं। 2 बार माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू कुछ वैल्यू है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सर 2 है ना, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है क्या सर 4 है, किससे गुणा होगा 4 से, सर बी 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर 4 माइनस का 8 प्लस का 9, कितना बचेगा, 9 और 4 13 में से 8 गया तो 5। तो केवल मुझे चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, स्क्वायर हटाऊंगा तो 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना, ये हो गया। कितना सा सोचा, ए वेक्टर माइनस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, उस राशि का 2 बार आदेश गुणन है, ए माइनस बी डॉट माइनस बी, काम फेरी। आगे देखते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए ये बात सिद्ध करनी है क्या, तो क्या चीज दे रखी है, जो चीज आपको पता है उसको लिख दो। सर मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बारे में अच्छे से पता है, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और क्या होता है ये कॉस थीटा, क्या सर। अब इसका तो क्या ले रखा है इसने मैग्नीट्यूड, तो दोनों पक्षों का परिमाण ले लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये तो पहले से ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बट यहां आ जाएगा मोड ऑफ कॉस थीटा, यहां से किसका ही मान निकाल लो, मोड ऑफ कॉस थीटा। तब निकालोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब आपको किसकी वैल्यू पता है, कॉस थीटा, और आपसे ऐसा सिद्ध करवाया, तो आप कॉस थीटा के बारे में कुछ जानते हैं क्या, बिल्कुल सर, -1 लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, ये यानी कि रेंज होती है कॉस थीटा कि -1 और 1 के बीच का, ये यानी कि कंटेंट अपन को देता है, या तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 या इससे बड़ी, या 1 या इससे की होती है। अब मुझे तो मोड में चाहिए ना, तो जब मैं मापांक लूंगा तो 0 लेस देन मोड ऑफ कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। सर अगर मैं मोड ऑफ कॉस थीटा के लिए जाऊं, कॉस थीटा का मिनिमम मान 0 हो सकता है, मैक्सिमम 1, मोड का मतलब पॉजिटिव मान, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू पता है, मोड ऑफ कॉस थीटा की, तो इस पे रिप्लेस कर दो, 0 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ कॉस थीटा क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू कितना, तो हो गया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसा ही अपन से पूछा गया था, ये अपन ने का। आगे बढ़ते हैं, अगला है दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए। तो ये भी अच्छा सवाल है कि आपसे कहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कोई होल स्क्वायर लेकर चलो, आप तो कहानी खत्म करो। क्या लिखेंगे सर, अभी लिखा था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस, क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी को करेंगे ऐसे, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस लिखेंगे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब क्या होगा मेरे भाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखे चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये कितने टाइम हो गया, 2 टाइम, टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब ये सारे मोड में है, बट ये मोड में नहीं है, तो मैं मापांक लेना चाह रहा हूं, और जैसे ही मैंने मापांक लिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये आपने पढ़ा है कि x छोटा या बराबर होता है ऑलवेज मोड ऑफ x से, तो ये x था, अब इसका मापांक ले लिया, तो ये या तो इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, साइन का पता चल गया, इक्वल था, इज ग्रेटर देन, यानी कि ये मान लेस देन इक्वल टू। ऐसी स्थिति में ये हो सकता है नेगेटिव है, तब जाके बैलेंस बना रहा हो, बट ये मोड में ही आ गया तो ऑलवेज या तो इसके बराबर आ जाएगा या इससे क्या ही रहेगा, बड़ा।
अब देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2, अभी पढ़ा था। तो ए वेक्टर डॉट क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए के स्थान पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी के स्थान पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। 2 से 2 यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ, यही बात अपन से क्या करवाई गई थी, 2 करवाई थी मेरे। तो आगे बढ़ जाते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8, ये रिलेशन तब एक का मान या बी का मान। देखो मेरे भाई बिल्कुल सी चीज, जो चीज दे रखी है उसको तो उपयोग करना ही करना है, के बिना तो काम चलेगा ही नहीं अपने। तो आइए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8 करो मल्टीप्लाई। सर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना दे रखा है, ए। अब ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए, अदिश गुणनफल में कोई फर्क पड़ता नहीं है तो काट दो। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ए। अब ए और बी चाहिए तो यानी कि इक्वेशन या तो ए में होना चाहिए या बी में, तो कोई ना कोई रिलेशन आपको दे रखा है। सर हमें दे रखा है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मान 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है। तो बस मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्थान पर ये रखो, तो इसका स्क्वायर करोगे 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इसका स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 8। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 8। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर कितनी बार है, 64, ये माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 8। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर जो आएगा 8 बाई कितना आएगा, 6। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अंडर रूट में 8 बाई कितना हो गया, 6। मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मान है उसको उठा के यहां रखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मान कितना आएगा, 8। मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर दो, 8 बाई कितना, 6। तो मेरे भाई क्या काम कर, तो और भी आगे करना चाहो तो 4 दूनी 8 यानी कि √2 डिवाइड बाई अंडर रूट 63 लिख सकते हो। तो अब इसको इससे गुणा करोगे तो 16 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई रूट कितना लिख सकते हो, ऐसे भी आंसर हो सकता है, ऐसे लिख दो चाहे आंसर को ऐसे दे दो, फर्क पड़ता है। आ जाइए आगे। तो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड। कब कब, यदि इनका परिमाण समान है। पहली बात तो क्या समान है, परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे हैं, बराबर। इनके बीच का कोण 60, का मान कितना, 60 था। इनका अदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना, 1/2, बस काम हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिल गया ना। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और क्या कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है सर, 1/2 है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा ही, अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी किसके बराबर है, ए के, तो ये भी ए ही लिख दिया। कॉस थीटा का मान कितना है, 60 चमका दिया सर, 1/2। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर, कॉस 60 का मान साइन 30 का मान कितना, 1/2 से 2 को करो खत्म। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वर्गमूल निकालोगे तो 1। अब वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस 1 निकलता है, बट मैग्नीट्यूड ऑलवेज ही कैसा होता है मेरे भाई, पॉजिटिव। कैसा आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 आया है तो ये किसके भी बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ का मान भी कितना ही रहेगा आपके पास, 1 ही रहेगा। आगे देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस प्रकार है, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर पर लंब है। ध्यान से समझना, एबीसी जो भी दे रखा है उसको छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर सी वेक्टर पर क्या है, लंब। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ए वेक्टर प्लस
लैम्बडा बी वेक्टर यदि सी पर लंब है तो इनका अदिश गुणनफल अगर करे तो 100% क्या आएगा, 0। अब मुझे सी पता है क्या? बिल्कुल सर, साफ साफ चमक रहा है ना सी। तो क्या मुझे ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर पता है क्या? नहीं है सर। पहला काम क्या ही होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर का ही होगा। तो आइए देखते हैं। तो ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, पहले तो देखें लैम्बडा बी वेक्टर निकाल लें। चलो ए वेक्टर भी लिख ही लेता हूं। क्या है, 2i प्लस 2 प्लस 3। अब मुझे चाहिए लैम्बडा बी वेक्टर। बी को लैम्बडा से गुणा करूंगा तो माइनस लैम्बडा आई कैप, 2 लैम्बडा जे कैप, लैम्बडा के कैप। अब मुझे क्या चाहिए, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। तो दोनों को जोड़ रहा हूं, तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो 2 माइनस लैम्बडा, दोनों का आई कहां ले लिया मैंने, बाहर। 2 प्लस 2 लैम्बडा का मैंने जे कहां ले लिया, बाहर। और 3 प्लस लैम्बडा, इसका के क्या ले लिया, बाहर। पता चल गया। अब सी वेक्टर आपको दे ही रखा है। क्या दे रखा है सर, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के। अब उसने कहा है कि यदि ये सदिश इस सदिश पर लंब है तो लंब है, तो इसका मतलब इनका अदिश गुणन के बराबर होना है मेरे भाई, 0 के बराबर होना है। अब 0 के बराबर होना है तो देखो, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर इक्वल टू क्या कहानी बननी है आपकी, ये देखो। तो इसको इससे अदिश गुणन, आई को आई से करेंगे 1, तो 3 से कौन मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस लैम्बडा, प्लस जे को जे से किया तो 1, तो ये 2 प्लस कितना, 2 लैम्बडा। ठीक है, ये 0 से करते ही 0, और इनका अदिश गुणनफल किसके बराबर है मेरे भाई, 0 के। लंब है ये, लंब है तो इनका अदिश गुणनफल 0। तो कितना होगा, 6 माइनस 3 लैम्बडा 2 प्लस 2 लैम्बडा इक्वल टू 0। माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा, ये तो हो गया माइनस लैम्बडा। क्या हो गया मेरे भाई, माइनस लैम्बडा। 6 प्लस 2 कितना हो गया मेरे भाई, 8 इक्वल टू 0। लैम्बडा का मान कितना चमक गया आपके पास, 8 चमक, कितना चमक गया मेरे भाई, 8 चमक। ठीक है, बस सवाल को देखो, समझो और करो। एबीसी मात्रक सदिश इस प्रकार की है कि ये 0 है, ये इसका मान ज्ञात करना। देखना ऐसे सवालों को वैल्यू ज्ञात करनी, ऐसी चीज क्या दे रखा है सर ये। और हिंदी में भी कुछ का, एबीसी मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब ही क्या होता है कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और इनका परिमाण कितना मिलना है आपको, 1 मिलना है। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू, और ये मान पूछा है, तो जो भी प्लस दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेकर चलो आप। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब किसको करेंगे, बी से करेंगे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब किससे करेंगे, सी से, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। कैसा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो गया। फिर ऐसे ही ये लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही इसको लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब देखो ए डॉट बी, बी डॉट ए, 2 बार हो गया, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी सी, 2 बी वेक्टर डॉट सी, बी सी और सी बी भी होगा ये रहा। फिर सी ए, 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सारे 2 बार मिलेंगे, आप चेक कर लेना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। क्या इनकी वैल्यू दे रखी है क्या कहीं ना कहीं आपको, तो सर ये मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसकी वैल्यू कितनी है सर 0, ये कितना हो गया 3, ये 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब देखना 3 पॉजिटिव है, इधर को आएगा तो नेगेटिव, और 2 में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो चाहिए क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। -3 में किसका भाग लग गया मेरे भाई, पूछ। बिल्कुल सवाल बहुत आसान आसान है, सिंपल सिंपल, थोड़ा सा सोचना है सवालों में। यदि शून्येतर सदिश लैम्बडा हो, यदि शून्येतर सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है, इसने क्या कहा, कोई सदिश ए है जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए है, लैम्बडा एक अदिश राशि है, तो लैम्बडा ए वेक्टर मात्रक सदिश है। लैम्बडा ए वेक्टर क्या है, मात्रक सदिश, मात्रक सदिश का मतलब उसका परिमाण कितना है, एक इकाई। जब लैम्बडा का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 1, तो लैम्बडा का मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू बिल्कुल सर ए दे रखी है, कितना 1, तो ए का मान डिफाइन करोगे तो 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बहुत सिंपल। आगे देख, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब सदिश वाली स्थिति प्राप्त हो गई, तो आपसे पूछा क्या है सर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो दो सदिशों को सदिश, एक सदिश आएगा और उस सदिश का भी मैग्नीट्यूड, तो अपन को चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ध्यान से समझना, दो सदिशों का सदिश गुणनफल ऑलवेज डिटर्मिनेंट्स की सहायता से होता है, करते हैं डिटर्मिनेंट्स की सहायता से, आई कैप जे कैप के कैप, लिखो 1 3, लिखो 3 5 -2, ठीक है। क्या होगा मेरे भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो देखना आई लिखा सर, कॉलम छोड़ा रो छोड़ा, -2 -15, तो माइनस का 17, -2 माइनस, ठीक, माइनस का जे, कॉलम छोड़ा रो छोड़ा, -4 -9, माइनस का 13, फिर प्लस का के कैप, सर कॉलम छोड़ा रो छोड़ा, 10 -3 कितना हो गया सर 7, तो प्रोडक्ट हो गया ना, डिटर्मिनेंट सभी को आता है, कैसे सॉल्व करते हैं खूब पढ़ा है आप लोगों ने। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, -17 आई कैप प्लस का 13 जे कैप प्लस का 7 के कैप। अब ये तो आ गया ये, बट इसका भी क्या है, मैग्नीट्यूड, परिमाण, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण, तो अंडर रूट 17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 289, 13 13 169, 7 का 49, कैलकुलेट कर लेना। आगे देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश, ए और बी अपन को दे ही नहीं रखे, ये थोड़ी क्वेश्चन बाय मिस्टेक है। तो मान लीजिए कोई भी आपसे पूछ ले कि यदि ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये दे रखा है, इसको भी प्लस का के कैप, और आपसे कहा, ये सवाल थोड़ा सा कंप्लीट है नहीं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश, और लंबवत मात्रक सदिश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई, एन कैप से। तो देखना, सबसे पहले आपको चाहिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या होगा सर, ए दोनों को जोड़ लिया, 3 आई कैप 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर देखेंगे तो ए में से बी को घटाएंगे तो माइनस का आई कैप सर, ये 0 जे कैप, और ये, एक मिनट थोड़ा सा चेंज तो करना ही पड़ेगा, 2 के कर लेते, इसको 3 के लिख देते, तो k -2 के करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, माइनस के कैप आ गया। तो इसको तो अपन ने दे दिया p वेक्टर,
और इसको मैंने क्या दे दिया एस वेक्टर। इसका मतलब क्या है, एक सदिश P है, एक सदिश क्या है P, एक सदिश क्या है S, और इस पर लंबवत सदिश क्या चाहिए एन कैप। अब एन कैप जो फॉर्मूला होगा लंबवत इकाई सदिश का, सर P वेक्टर क्रॉस S वेक्टर डिवाइड बाई P वेक्टर क्रॉस S वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब कर लोगे, P क्रॉस S दो सदिशों का सदिश गुणन, P वेक्टर क्रॉस S वेक्टर, तो क्या लिखोगे आई कैप जे कैप के कैप, और यहां क्या लिखोगे मेरे भाई, P का मान कितना आया है 323, 323, 2 का मान 10 कितना -1, कर लोगे सदिश गुणन, और इसी का ही जो भी सदिश आए P वेक्टर क्रॉस S वेक्टर का क्या निकाल लेना मैग्नीट्यूड, इस सदिश गुणनफल में इसके मैग्नीट्यूड क्या दे देना भाग। मैंने ऐसे जनरली माना है, ये सवाल पूरा प्रिंट हुआ नहीं। अगला देखना था, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये है। अब ध्यान से समझना, त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से निकलता है, या तो संलग्न भुजाएं दे रखी हो या वेक्टर यानी कि पॉइंट दे रखे। तो मान लीजिए ये आपका कोई ट्राइंगल है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ए दे रखा है 1,1,1, बी दे रखा है 1,2,3 और सी दे रखा है आपको 2,3,1, और आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटर्मिनेंट्स में भी पढ़ा होगा आपने, बट वहां x1 y1 x2 y2 और x3 y3 3D में है, 3D में वेक्टर फॉर्म में आपको उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एरिया के लिए जब 3D में होता है तो या तो ए वेक्टर बी वेक्टर होता है और संलग्न होती है। तो मान लीजिए आपने ये बी लिया, तो आप निकाल ले क्या, एक तो बी ए वेक्टर निकाल ले और एक बी सी वेक्टर, भुजा संलग्न होनी चाहिए। ए से निकालोगे तो ए सी और क्या निकालोगे ए बी, अगर सी से निकालोगे तो सी ए और क्या निकालोगे सी बी, यानी संलग्न भुजाएं होंगी तभी ही पार पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ये इधर को ए बी निकाल लिया फिर इधर को सी ए निकाल लिया, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। संलग्न भुजा ए बी बी ए और बी, या सी बी और सी ए, या फिर ए पॉइंट लोगे तो ए बी और ए सी। मैंने निकाला पहले बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर का मतलब दो बिंदुओं से जाने वाला सदिश, तो ए में से किसको घटाओ बी को, 1 - 1 0 आई कैप, 1 - 2 -j कैप, 1 - 3 -k कैप। अब मुझे चाहिए BC वेक्टर, क्या चाहिए मेरे भाई BC, सी में से घटाओ 2 - 1 1, 3 - 2 1, 1 - 3 -2k कैप। अब इसका नाम दे दिया ए वेक्टर और इसका नाम दे दिया बी वेक्टर, तो एरिया जो होगा वो क्या होगा 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब पहले आपको क्या चाहिए सर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दो सदिशों का सदिश गुण आई से के। तो देखो 0 - 1 - 2 0 - 1 - 2 1 1 - 2 1 1 - 2, करो सदिश गुणनफल। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बोलो क्या चमकने वाला है सर आई कैप, सर कॉलम को छोड़ा रो को छोड़ा 2 और +2 कितना हो गया 4 -j, और 2 कितना हो गया 4 -j, कॉलम को छोड़ा रो को छोड़ा 0 +2 +k कैप, कॉलम को छोड़ा रो को छोड़ा 0 +1, तो क्या हो गया 4i कैप -2j कैप +k कैप। अब इसी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो निकाल दो ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सर 4 का स्क्वायर 16 -2 का 4 और 1 का 1, अंडर रूट कितना चमक गया 21। बस एरिया में क्या है सर 1/2 है, इसका मैग्नीट्यूड √20 कर दो फाइनल, ठीक है। ऐसे अगर पॉइंट दे रखा और डायरेक्ट आपको दे रखा कि भाई ये ए वेक्टर है इसका और ये बी वेक्टर कोई सदिश, तो सीधा ही आप दो का सदिश गुणनफल उनका मैग्नीट्यूड तुरंत कर। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजा, अब समांतर चतुर्भुज की तो संलग्न भुजा दे ही रखी है कि ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है
तो ऐसा कोई समांतर चतुर्भुज है आपका, ऐसा क्या है, कोई समांतर चतुर्भुज है, ये संलग्न भुज है, तो एरिया क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कर लोगे मेरे हिसाब से, ए क्रॉस बी यानी कि दोनों सदिशों का क्या, सदिश गुणनफल और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, वही उस समांतर चतुर्भुज का क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे देखो, लैम्बडा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि इन दोनों का सदिश गुणनफल जीरो वेक्टर के बराबर। ध्यान से समझना, ये सदिश और ये सदिश बीच में किसका साइन है, क्रॉस, यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल जीरो वेक्टर है भाई, ये जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर, जीरो सदिश। तो यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल किससे होगा, सारणिक से। तो ये तो होगा आई कैप, ये जे और ये के, ये 2 6 27, ठीक है, और यहां होगा 1 लैम्बडा और क्या हो जाएगा म्यू, ये किसके बराबर है, जीरो वेक्टर, यानी इसको लिख सकते हैं जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप। ये ध्यान रखना, जीरो वेक्टर का मतलब ऐसा है, बराबर जीरो नहीं है। तो आई कैप लिखा, सर कॉलम छोड़ा रो छोड़ी, 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा माइनस जे, सर कॉलम छोड़ा रो छोड़ी, 2 म्यू और माइनस का कितना 27, कॉलम रो 2 प्लस का के कैप, कॉलम छोड़ा रो छोड़ा, 2 लैम्बडा माइनस 6 इक्वल टू जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो क्या है के कैप। अब देखना मेरे, तो जहां से डायरेक्ट आपको मान मिल सकता है, एक तो यहां से मिलेगा, तो के कैप के गुणांक 2 लैम्बडा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2 लैम्बडा इक्वल टू 6, तो लैम्बडा का मान कितना आ गया 3, सीधा मिल गया ना, यहां से सीधा म्यू का मान मिल जाएगा। बट यहां आप गलती कर लोगे, गलती ये कर लोगे कि ये माइनस का है और उधर को प्लस का है, ठीक है, तो वो तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू क्या ही है, जे में भी 0, 2 म्यू इक्वल टू 27, म्यू इक्वल टू 27 बाई कितना हो गया 2, चाहते तो इसको भी काम में ले सकते थे आप, 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा, ठीक है, अगर इससे करते तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा इक्वल टू कितना 0, तो 6 म्यू इक्वल टू 27 लैम्बडा, तो 6 म्यू इक्वल टू 27 और लैम्बडा का मान 3, 81, तो जब म्यू निकालते तो 81/6 करते, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, वही 27 बटा कितना आता, दो कहीं से भी देख लेते, ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि ये चीजें दे रखी हैं, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण पूछ ली, देखना क्या क्या चीजें दे रखी हैं, किस तरीके से आपसे एंगल आ गया। आपसे कहा मैग्नीट्यूड ऑफ ए सर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी √2/3, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक क्या है मेरे भाई, मात्रक सदिश, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 1 के, तो ए और बी के बीच का कोण। तो जब सदिश गुणनफल किया है तो किसको ही काम में लेना पड़ेगा, सदिश गुणनफल को। तो आप जानते क्या है सर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बारे में जानता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है साइन थीटा, और क्या होता है एन कैप होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड है तो मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं सबका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए पहले से है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पहले से है, तो यहाँ साइन थीटा का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, तो मात्रक सदिश का परिमाण कितना ही होता है 1, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान 3 रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मान √2/3 रखा, और मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आ गया साइन थीटा, इसका एकांक सदिश उसका परिमाण कितना होगा 1, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 2 इधर को जाएगा तो 1/√2, पॉजिटिव में चाहिए ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड तो यानी कि क्या लिखोगे साइन π/4 इक्वल टू क्या चमक गया मेरे भाई π/4, कहां मिलता है π/4, इस तरीके से ये आपका कौन सा। आगे देखते हैं, मान लीजिए एबीसी 3 सदिश इस प्रकार है, सब प्रत्येक, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल,
मान लीजिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीन सदिश इस प्रकार है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सी के मान आपको दे दिए, इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंब है, प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल पर क्या है, लंब है। तो इसका मान पूछा, देखना पहले क्या क्या दे रखा है। सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 है और मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है 5, और प्रत्येक ए वेक्टर अन्य दो पर लंब है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। फिर बी वेक्टर ए और सी वेक्टर के योगफल पर लंब है, और सी वेक्टर यानी कि ए और बी पर लंब है। नजारे आगे क्या उसने कहा है कि प्रत्येक सदिश यानी कि ए सदिश, बी सदिश और सी अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंब। तो अपन ने क्या पढ़ा है कि अगर कोई सदिश किसी सदिश पर लंब होता है तो उनका अदिश गुणनफल किसके बराबर, 0। तो यहां से अगर अपन कैलकुलेट करें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यहां से भी कैलकुलेट करें बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर यहां से भी कैलकुलेट करें सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड और इसको इक्वेशन थर्ड अपन दे और इनका मान किसके बराबर है मेरे भाई, 0 के, तो इनको जब जोड़ ले, एक को, दो को और तीन को, तो सारे 2 टाइम है, 2 बाहर लिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू, ये फाइनली अपन ने एक रिजल्ट निकाल लिया यहां से कि ऐसा आपको दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है इनडायरेक्टली, तो अपन ने देखा है इसके थ्योरी के माध्यम से। अब हमसे पूछा क्या है सर इसका मान, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर लेकर चलो, जब भी के मैग्नीट्यूड पूछ रहा है क्या लिखोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बहुत सारा मैं एक एक चीज को बता चुका। जब इसको लिखोगे तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, प्लस 2 में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल, बोलो इसकी वैल्यू कितनी है सर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया सर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया सर, 5 का स्क्वायर 25, और इस पूरे की वैल्यू देखो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सर निकाल रखा है अपन ने पूरे की वैल्यू कितनी है सर, ये फाइनली 0। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 16 9 25 25 कितना हो गया 50। तो चाहिए क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अंडर रूट में कितना हो गया 50। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 25 2 50, तो 5 अंडर रूट कितना आ गया मेरे भाई 5√2 आ गया। चीजें वही है सेम जैसा आप पढ़ते आए हो, बेसिक तो आपने पढ़ा है। आगे देख लेते हैं, तीन सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का प्रतिबंध ये को संतुष्ट करता है, यदि ये है तो इसका मान, तो सेम अभी क्वेश्चन एक कराया था, तो इसको भी आप अपने स्तर से करना है, तो इसको लेकर चलना है, ठीक है। तो आपको एबीसी का प्रतिबंध दे दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर 0, तो इसी का ही मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लेकर चलना, ये सारी चीजें अपने आप काम में आएंगी, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ये लेकर चलना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। सीधा लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और क्या होगा मेरे भाई बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब कहां कहां मान है उनको रखते चलो, सर इसका मान 0 है, 0 का स्क्वायर 0 आएगा सर, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है यही होगा ना, प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो 16 4 20 और 9 29, इधर को आएगा तो माइनस का 29 हो जाएगा, 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मुझे तो ये चाहिए ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू माइनस का 29 भाई। देखना कितने आसान चीजें हैं, बस थोड़ा सा सोचना रहता है सब। आगे देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो 2a माइनस 3b के समांतर मात्रक सदिश। समांतर मात्रक सदिश का मतलब समझ रहे हो कि सबसे पहले आपको चाहिए 2a वेक्टर, 2b a वेक्टर है, 2 से गुणा कर दो सर, 2i कैप हो जाएगा, 2j कैप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2k कैप। बी वेक्टर उसने आपको दे ही रखा है कितना, 2i कैप माइनस j कैप प्लस का 3k कैप। अब अपन को क्या चाहिए 3c वेक्टर, तो c को 3 से, तो 3i माइनस बिंदुनी 6j प्लस का कितना 3k। अब चाहिए क्या सर 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, कि 2a और 3c के योग में से b को घटाना है, पहले इन दोनों को जोड़ना है फिर घटाना है। 2 और 3 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3i कैप, फिर 2 और 6 माइनस 4 और माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 5j कैप, फिर 2 और 3 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2k कैप आ गया। तो इसको आपने क्या मान लिया p वेक्टर। अब देखो इस p वेक्टर का ही तो क्या चाहिए मात्रक सदिश, तो एकांक सदिश p कैप इक्वल टू p वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ। तो बेटे ये था आपका वेक्टर से रिलेटेड चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी का वन शॉट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक छोटी से छोटी और मेजर से मेजर चीज यानी कि चीजें समझ में आई होंगी। तो बेटे इसी तरह हमारे साथ आप लोग बने रहें और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहें। धन्यवाद बेटे।